नमस्कार दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान अलग हो गया था तो उस समय पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अपनाई थी। इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये जो पाकिस्तान का ईस्टर्न वाला बॉर्डर है, मतलब भारत के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पर तो टेंशन है ही है, वो तो चलेगा ही, लेकिन इसका जो वेस्टर्न वाला साइड है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने सोचा कि हमें हमेशा से अफगानिस्तान के साथ नज़दीकी बनाकर रखनी है, अफगानिस्तान के साथ दोस्ती रखनी है, ताकि यहाँ पर टेंशन्स क्रिएट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि दोनों साइड से प्रॉब्लम होगी। तो इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान का हमेशा से अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कई सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रशिया तालिबान के बीच में जो मिलिट्री डील हुई है, इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। आप देख सकते हो खबर, पेन फॉर पाकिस्तान, हिस्ट्री मेक्स अ यू टर्न इन इंडियाज नेबरहुड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, रशिया क्यों तालिबान के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाना चाहता है, इससे इंपैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, भारत को क्या फायदा हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027, 28, 29, हर एक साल के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर पर भेजते हैं। इनफैक्ट स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट मॉडल बेस्ड यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें आप अपना जो प्रोग्रेस है वो एक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाओगे। इसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, रशिया ने एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है तालिबान लेड गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अफगानिस्तान में है। और ये जो एग्रीमेंट है, आप देख सकते हो, तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और रशियन जो सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी हैं, उनके बीच में किया गया। और ये कहां पर हुआ? बेसिकली मॉस्को में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के दौरान ये आपका डील साइन हुआ है। अभी देखो, इसके बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट्स के आधार पर कौन कौन से चीज़ों में कॉपरेशन होगा, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्म सप्लाई, जॉइंट मिलिट्री प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीज़ों में होगा। सो दैट इज़ वाई बताया जा रहा है कि ये अफगानिस्तान का पहला मेजर डिफेंस पैक्ट है। 2021 से जब से तालिबान वापस आया है, ये पहला आपको पैक्ट देखने को मिलेगा अफगानिस्तान का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हिस्टोरिकली इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सोवियत इन्वेजन जब किया गया था अफगानिस्तान में 1979 से 1989 तक, 10 साल तक ये सोवियत अफगान वॉर चला था। 1979 में बेसिकली सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर दिया, उसके अंदर चले गए ताकि अपना इन्फ्लुएंस बना सके। तो उस समय क्या हुआ, जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप है मुजाहिदीन, उन्होंने बढ़ चढ़कर सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ा। और दूसरी तरफ कौन बन गया? पाकिस्तान, यूएस, सऊदी अरब, चाइना। तो इन लोगों ने एंटी सोवियत फाइटर्स को सपोर्ट किया और यही नतीजा निकला कि सोवियत यूनियन के, सोच के देखिए, 15,000 से सोल्जर्स मारे गए। तो एक प्रकार से जैसे अमेरिका के लिए वियतनाम था ना, सेम उसी प्रकार से सोवियत यूनियन के लिए अफगानिस्तान बन गया। और कई जो तालिबान लीडर्स हैं, एक्चुअली आज के डेट में जो बहुत सारे तालिबान लीडर्स आप देखते हो, वो कहाँ से आए? उनका जो आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री नेटवर्क, वो इसी जो एंटी सोवियत फोर्सेस थे ना, वहीं से ये निकल कर आया। तो दैट इज़ वाई आज के डेट में जब रशिया तालिबान के बीच में कॉपरेशन हो रहा है 40 साल के, मतलब 40 साल पहले तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि तालिबान और रशिया एक साथ आएंगे, क्योंकि वो एनिमी थे, वो कभी भी पार्टनर थे ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर अब हुआ क्या, रशिया ने अपनी पोजीशन क्यों चेंज की? सबसे बड़ा है, रशिया को आइसिस के से निपटना है, खोरासन प्रोविंस, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, बेसिकली रशिया चाहता है कि सेंट्रल एशिया में जो है, चाहे वो अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के ऊपर ही जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान ऊपर हो गया, तो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट जो खोरासन प्रोविंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, अफगानिस्तान में वो तालिबान से लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर रशिया चाहता है कि इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस से थोड़ा सा निपटारा मिल सके। तो रशिया का ऐसा मानना है कि अगर वो तालिबान की हेल्प करेगा तो आइसिस यहाँ पर कंटेन हो सकता है। तो मॉस्को के पर्सपेक्टिव से तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान इज मच बेटर देन आइसिस खोरासन प्रोविंस कंट्रोल अफगानिस्तान। तो इसी की वजह से ये बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा क्या है ना कि 2021 में जब बाइडन के समय अमेरिका छोड़कर चला गया अफगानिस्तान, हम सबको याद है 2021 में क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया।
तो नेटो फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान वापस से ओपन हो गया, रीजनल पावर्स अपने इन्फ्लुएंस के लिए वापस से दौड़ने लगे, चाहे वो चाइना है कोई भी है। तो रशिया को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखी। रशिया को ऐसा लगा कि अब हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वापस से वेस्टर्न मिलिट्री इन्फ्लुएंस ना आए, यहाँ पर सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक एक्सेस है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में ध्यान रखिएगा बहुत सारा रिसोर्सेज वगैरह भी है, तो यूरेशियन सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल है अफगानिस्तान प्ले कर सकता है। सो दैट इज़ वाई ये मिलिट्री पैक्ट रशिया ने किया है। फिर तीसरा कारण है यहाँ पर बिल्डिंग अ यूरेशियन सिक्योरिटी नेटवर्क। बेसिकली रशिया चाहता है कि जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इसके अंदर सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान भी शामिल हो। मतलब बेसिकली आप सब जानते होंगे एससीओ के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान भी करता है। तो इन सभी चीज़ों के बीच अफगानिस्तान भी एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका भी होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट जो है वो क्या करता है, तालिबान को इंटरनेशनली नॉर्मलाइज कर देता है। अच्छा देखो, ये तालिबान के लिए भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि पिछले जब से तालिबान आया है 2021 में वापस, तब से वो कोशिश में लगा हुआ है कि कोई ना कोई बड़ा देश उसको रिकॉग्नाइज करे। तो ये आप समझिए कि रशिया पहला मेजर कंट्री बन गया जिसने फॉर्मल तरीके से तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। आपको याद होगा तालिबान से बहुत सारे ऑफिशियल्स बार बार भारत आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, ऐसा बोला जा रहा था कि क्या भारत भी रिकॉग्नाइज करेगा। ऑल्दो भारत ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन कॉपरेशन भारत और तालिबान के बीच में काफ़ी बढ़ गई है। तो ये जो स्टेप है वो काफ़ी क्रूशल था। इसके रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस होता है, ईजियर डिफेंस एग्रीमेंट, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर इसके अलावा तालिबान के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये पहला अगर मेजर पावर उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और रशिया के लिए यहाँ पर लीवरेज एक प्रकार से हो गया। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन सारे चीज़ों के बीच में भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत कहाँ से आ गया। देखो, भारत को फ़ायदा बेसिकली जियो पॉलिटिकल होगा, कोई डायरेक्टली ऐसे फ़ायदा नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भारत को फ़ायदा है। सबसे पहला है पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक जो डेप्थ है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1947 से पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अपना रहा है। इसका सिंपल अर्थ यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए, भारत को वहां से बाहर रखो। पाकिस्तान शुड हैव इन्फ्लुएंस वेस्टवर्ड ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। एंड 1990 से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है वो डीप लिंक रखी हुई है तालिबान नेटवर्क के साथ। अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसी के अंडर में आता है। लेकिन अब ये काफ़ी चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। रशिया की जो एंट्री है इसकी वजह से पाकिस्तान की जो मोनोपोली बनी हुई थी अफगान पॉलिटिक्स में वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरा यहाँ पर फ़ायदा होगा, दैट इज़ तालिबान पाकिस्तान रिलेशंस जो डिटोरिएट हो रहे हैं। आप सब जानते हो 2021 में जो इतना बड़ा चेंज हुआ था, तालिबान वापस आया था अफगानिस्तान में, तो सभी ने सोचा था कि पाकिस्तान और तालिबान पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। सब लोग सोच रहे थे कि भारत के लिए मुसीबत आने वाली है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। एंड यहाँ पर मेजर डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये इतना बड़ा जिसको डुरन लाइन कहते हैं, इसको तालिबान नहीं मानता। तालिबान का मानना है कि ये गलत है, ये और ज़्यादा अंदर होना चाहिए। स्पेशली जो पाकिस्तान का ये वाला प्रोविंस है ना, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया बेसिकली जो तालिबानी फाइटर्स वगैरह हैं वो इसके अंदर होने चाहिए। तो अफगानिस्तान का ऐसा मानना है कि जो डुरन लाइन है वो और ज़्यादा पाकिस्तान के ये वाला पार्ट जो है वो अफगानिस्तान के पास आना चाहिए। फिर बॉर्डर क्लैशेस भी रिसेंटली काफ़ी देखने को मिले। टीटीपी, अब देखो आज के डेट में मतलब बलूचिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान परेशान था ही, अब यहाँ पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। हर समय कोई ना कोई बॉम्बिंग, कितने लोग मारे जाते हैं, अटैक होते हैं। तो इसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो टीटीपी के फाइटर्स हैं वो यहाँ पर बॉम्बिंग करते हैं, अटैक करते हैं और अफगानिस्तान में उनको जगह मिल जाती है। तो इसी की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। अब क्वेश्चन ये, अब तीसरा यहाँ पर भारत को कैसे फ़ायदा हो सकता है। एक तो रशिया अगर अपनी मजबूत करेगा तालिबान के साथ रिलेशनशिप, तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस था वो और ज़्यादा कमजोर होगा। पहले क्या होता था, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान वॉज तालिबान प्रिंसिपल एक्सटर्नल सपोर्टर, लेकिन अब क्या हो रहा है, रशिया काबुल को सपोर्ट कर रहा है, चाइना काबुल के साथ एंगेज कर रहा है, ईरान काबुल के साथ एंगेज कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो भी काबुल के साथ एंगेज कर रहे हैं, और भारत तो यहाँ पर कर ही रहा है। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर अब मल्टीपल पार्टनर्स मिल गए हैं, अब उसको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई इट इज स्ट्रैटेजिकली फेवरेबल फॉर इंडिया
क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का डोमिनेंस कम हो रहा है। और फिर चौथा एक और कारण है, दैट इज़ इंडिया रशिया रिलेशंस रिमेन स्ट्रांग, क्योंकि भारत का अभी भी मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रिलेशन है भारत और रशिया के बीच में। तो यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत ने रशिया के साथ और अच्छा एग्रीमेंट किया है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर मिलिट्री कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो अगर रशिया का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है काबुल में, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू भारत भी अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में मेंटेन कर पाएगा। तो दैट इज़ वाई। और लास्ट एक और चीज़ है, वो है कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। मतलब भारत क्या चाहता है कि हमें अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, तो चबहार पोर्ट के थ्रू हमारा इन्फ्लुएंस लगातार बना रहे। तो जब तालिबान रिटर्न हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि चबहार में जो हमारा इतना सारा पैसा लगा है, इतना इन्वेस्टमेंट लगा है, सब वेस्ट हो गया क्या, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से हम अफगानिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, अब ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमें इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान की तरफ से तो हम जा नहीं सकते यहाँ पर बॉर्डर के थ्रू, तो यही एक रास्ता मिलता है। तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी, रशिया का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो भारत और अच्छे से चीज़ों को इन्फ्लुएंस वहाँ पर कर पाएगा। जहाँ तक सवाल है लास्ट में कि पाकिस्तान इतना नर्वस क्यों रहा है, वही चीज़ है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है ना भाई, और टीटीपी को यहाँ पर प्रेशर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर पाकिस्तान चाहता है कि जो तालिबान पाकिस्तान है ये ख़त्म हो जाए, और इसके लिए तालिबान पर प्रेशर बना रहा था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब ये प्रेशर डालना और मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अब क्या ही करेगा पाकिस्तान, वो देखने वाला होगा। और फिर इसके अलावा अफगानिस्तान नो लॉन्गर नीड्स पाकिस्तान। पहले जितना चाहिए होता था, चाहे ट्रेड रूट के लिए हो, डिप्लोमेटिक एक्सेस के लिए हो, अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है चाइना का क्या पोजीशन है, देखो चाइना भी एक प्रकार से अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन चाइना के लिए भी ठीक ही है एक प्रकार से। आप समझिए, मेन प्रॉब्लम क्या था चाइना के लिए, शिनजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स वगैरह हैं, तो जो इस्लामिक स्टेट है उनको काफ़ी मदद करते रहते थे इनको। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से चाइना तो खुश ही होगा एक प्रकार से। और क्योंकि चाइना और रशिया आपस में और ज़्यादा करीब है, तो इसकी वजह से चाइना जो है आसानी से अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकता है। तो चाइना के लिए ठीक है यहाँ पर। जहाँ तक सवाल है कि तालिबान फाइटर्स क्या रशिया के यूक्रेन वॉर को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये भी एक सवाल आ रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है रशिया और तालिबान के बीच में, तो क्या जो अफगानी हैं वो जाकर लड़ेंगे रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ। देखो स्पेकुलेशंस तो बहुत हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि रीज़न समझिए, तालिबान का फोकस क्या है, अफगानिस्तान है। अब तालिबान अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजेगा, फाइटर्स को उधर भेजेगा, तो उसके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और रशिया बेसिकली अपना रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन चाहता है, वो नहीं चाहता कि तालिबान के फाइटर्स आएँ। और अफगानिस्तान को भी मेजर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, उससे निपटारा करना है। तो दैट इज़ वाई ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर जो तालिबान के फाइटर्स हैं वो इस वॉर में ज्वाइन करेंगे। तो ओवरऑल आई होप आप समझ रहे होगे, लास्ट में यही है कि इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है। देखो कई सारे ब्रॉडर ट्रेंड हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो यही है कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है अफगानिस्तान में, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ पर मल्टीपोलर जो एशिया है उसका राइज हुआ है, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ये सब जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और तालिबान का नॉर्मलाइजेशन, मतलब तालिबान अब धीरे धीरे चाहेगा और भी देश उसको रिकॉग्नाइज करें, डिप्लोमेटिक उसकी जीत हो। तो आई होप आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि रिसेंटली ये हुआ क्या है। क्योंकि होने को तो कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसका मायने क्या है वो आई होप आप समझ गए होगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अफगानिस्तान के बारे में है, कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है इन 3 स्टेटमेंट में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़िए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।